हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लिया है वो है आपका झारखंड एसएससी एग्जाम की ओर से। जो आप सबों को पता है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, अभी पीजीटी का एग्जाम चल रहा है और आने वाले समय में आपका अक्टूबर महीना में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, जेएसएससी सीजीएल का। तो उसी से संबंधित है आज का ये टॉपिक। जो आज है वो है आपका झारखंड जीके से संबंधित। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो आप सबों की स्क्रीन के सामने दिख रहा है, नामकरण। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि आज हम झारखंड जीके के बारे में जानेंगे और झारखंड का जो नामकरण के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड का नामकरण कैसे हुआ, प्राचीन काल में झारखंड को किस किस नामों से पुकारा जाता था, ये सारी चीजों को हम लोगों को याद रखना है और उसी से संबंधित है आज का ये वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड के बारे में। तो झारखंड जो है वो आपका दो शब्दों के मिलान से बना है। जो पहला शब्द है झार और दूसरा शब्द है खंड। ठीक है, तो झार का अर्थ होता है आपका वन या वन होता है। ठीक है, जंगल, वन या जंगल। और दूसरा जो खंड है उसका अर्थ होता है भूभाग। तो इस प्रकार से झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो होता है वन प्रदेश या जंगलों का प्रदेश। इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। जो हमारा झारखंड है उस वक्त प्राचीन इतिहास में क्या नाम से जाना जाता था। तो ये जो झारखंड जो क्षेत्र है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को दिखाई पड़ता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है, जहां पे झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले मिला और पुंड या पुंड्र के नाम से पुकारा जाता था। फिर वायु पुराण की बात करते हैं तो उस पर पे झारखंड को मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कह के पुकारा जाता था। याद रखिएगा, पहले वायु पुराण में आपका मुरंड हो गया, फिर विष्णु पुराण में आपका मुंड हो गया। मुरंड और मुंड के आधार पे आप लोग इस सब को कर सकते हैं। तो मुरंड का बात हो गया तो सबसे पहले विष्णु पुराण हो गया, फिर मुंड की अगर बात करेंगे तो वो हो गया आपका, माफ कीजिएगा, विष्णु पुराण आपका मुंड हो गया और आपका वायु पुराण हो गया वो मुरंड हो गया। ठीक है, और बात करते हैं महाभारत काल की। तो महाभारत का जो ग्रंथ है उस पे दिग्विजय पर्व का उल्लेख मिलता है और दिग्विजय पर्व में झारखंड प्रदेश को पुंडरिक देश या पुंडरिक प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। और इसी ग्रंथ में, मतलब महाभारत ग्रंथ में ही झारखंड को पशु भूमि भी कहा जाता है। जैसा आप सभी को इतिहास अगर पढ़ते हैं झारखंड के इतिहास, तो जो झारखंड है वो पूरा जंगल प्रदेश था। प्राचीन भारत की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करें तो उस वक्त पे झारखंड जो था वो पूर्ण रूप से जंगल प्रदेश था। वहां पे हाथियों का निवास होता था, वो भी उच्च कोटि के हाथियों का। तो हाथियों का निवास जो होता था, मतलब जितने भी साम्राज्य यहाँ पे प्रवेश किए हैं वे लोग यहां से हाथियों को अपने साम्राज्य में लेते थे। ठीक है, और यहाँ का जो हाथी होता था वो उच्च कोटि का होता था, जिसके सामने दूसरे साम्राज्य के लोग हाथियों की सेना देख के वे डर जाते थे और उनकी साम्राज्य हार जाती थी। तो इस संबंधित है जो पशु भूमि का यहाँ उल्लेख किया गया है, तो इसी हाथी को सोच के ही किया गया होगा पशु भूमि के आधार पे। और जैसा आप सबों को पता है जंगल मतलब वहां पे वन पशुओं का निवास स्थान। ठीक है, चलिए आगे है आपका भगवत पुराण। सबसे पहले आपका वायु पुराण, फिर विष्णु पुराण, फिर आता है आपका भगवत पुराण। तो भगवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। याद रखिएगा, किकट प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं साहित्य से संबंधित। ठीक है, तो पूर्व मध्य काल में संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर मतलब झारखंड, छोटा नागपुर को कलिंद देश करके पुकारा गया है संस्कृत साहित्य में। फिर बात करते हैं पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्र पत्र में। ठीक है, ताम्र पत्र में जो बात हो रही है 13वीं शताब्दी की,
तो वहां पे झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। मतलब यहाँ पे कोई दूसरा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि झारखंड शब्द का ही यहाँ पे उल्लेख हम लोग देखते हैं, वो भी 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पे, और वो भी पहली बार। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका मुगल काल में। तो मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है? खुखरा या कुकरा कहा गया है। जैसे आप सब कोई नागवंशी साम्राज्य का शासनकाल को पढ़िएगा तो एक खुखरागढ़ नाम का यहाँ पे उल्लेख आप मिलेगा, ठीक है, खुखरागढ़, वो कैपिटल भी थी, ठीक है। तो ये सबसे वो समय जब मुगल का समकालीन वो भी था, ठीक है, नागवंश, तो इसलिए खुखरा आप यहाँ पे आप लोग नाम सुन सकते हैं मुगल काल में। फिर आईने अकबरी की बात किया जाए तो इसमें आपको झारखंड को कोकरा या खंखरा करके पुकारा गया है, कंखरा करके भी पुकारा गया है, कोकरा या खंकरा। फिर जहांगीर की आत्मकथा में अगर हम लोग देखेंगे, जहांगीर की जो आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। आपको बताना है तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और इसी ग्रंथ में आप यहाँ पे खोखरा शब्द का उल्लेख मिलेगा। मुगल काल में भी खोखरा कहा गया है, या कुकरा, माफ कीजिएगा, कुकरा कहा गया है। और जहांगीर में जिसका जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उस पर खोखरा शब्द का उल्लेख किया है। और अबुल फजल के द्वारा जो रचना किया गया है अकबरनामा, उसमें छोटानागपुर क्षेत्र को झारखंड करके ही पुकारा गया है। अगला है शम्स ए सिराज अफीफ और सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का ही उल्लेख किया है, ठीक है। और कबीरदास के दोहे में एवं मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, गौर करने की बात यहाँ पे क्या नजर आ रही है कि जितने भी मुगल काल के जो पीरियड्स के समय के साम्राज्य थे, राजा थे, उन लोगों ने झारखंड को झारखंड ही कहा है, ठीक है। जैसे मुगल काल की बात की गई तो झारखंड को खुखरा कहा गया है, ठीक है। और यहीं पे अबुल फजल का अकबरनामा में भी आप देखते हैं तो झारखंड कहा गया है। शम्स सिराज और सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन जो हैं, उसके लेखकों ने भी अपने अपने ग्रंथ में झारखंडी कहा है। और कबीरदास का जो दोहा है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनके ग्रंथ जो पद्मावत है, उसमें भी झारखंड शब्द का ही उल्लेख किया गया है। तो ये सब कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि पद्मावत की रचना किसने की थी, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचना किया गया था। अब हम लोग देखते हैं जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, तो उनमें से एक है टोलमी, जो झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किए हैं। फिर फहयान जो है वो चीनी यात्री जो हैं, उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुटलाड कह के पुकारा है। और ह्वेनसान जो ये भी चीनी यात्री थे, उन्होंने छोटा नागपुर शब्द को किलो ना सु फलाना कह के पुकारा है। तथा कर्ण सुवर्ण के नाम से भी उन्होंने उल्लेख किया है झारखंड के बारे में, छोटा नागपुर के बारे में। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ह्वेनसान को लेके आया है, फहयान को लेके आ चुका है। फिर ह्वेनसान जो है, जो राजमहल क्षेत्र है, मतलब साहेबगंज जिला की तरफ की बात है, जो साहेबगंज तरफ में राजमहल देखने को मिलता है, उस क्षेत्र को ह्वेनसान ने कीचिंग काइला करके पुकारा है, कीचिंग काइला, ठीक है। और इसके पहाड़ी अंचल को दामिने कोह कहा है, ठीक है। आपको बताना है दामिने कोह किस परगना को कहा गया है, किस जगह को कहा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला है समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें झारखंड को मुरंड कहा है, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है मुरंड इससे पहले किसने कहा था, माने कहां पे, किस पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, ये चीज आपको कमेंट में बताना है। सन 1765 से लेके 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में यह क्षेत्र, मतलब झारखंड क्षेत्र, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, मतलब संपूर्ण झारखंड, ठीक है। फिर बात आती है 1833 ईस्वी की, जिसमें साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी,
साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर में इसका मुख्यालय बनता है। और यही किशनपुर और विल्किंसनपुरगंज जो है उसी को हम लोग वर्तमान में रांची करके जानते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि रांची को प्राचीन नाम क्या है, तो आपका विल्किंसनगंज या किशनपुर होगा। ठीक है, चलिए। और ये एक मिनट, हाँ, अब हम लोग देखेंगे संथाल परगना के बारे में। तो संथाल परगना को प्राचीन काल में झारखंड, माफ कीजिएगा, संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड या कांकजोल नाम से पुकारा जाता था। नरीखंड और कांकजोल के नाम से भी पुकारा जाता था। पहले नरीखंड कहा जाता था, फिर बाद में आपका कांकजोल नाम से इसे पुकारा जाने लगा। फिर चीनी यात्री जो युआन च्वांग है और ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ है और ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहानी जो है और बिशप हिबर उसके यात्रा वृत्तांतों में झारखंड को छोटा नागपुर या राजमहल करके उल्लेख किया है उनके वृत्तांत के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आप सबों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है नामकरण से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है आपका, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। ये कहा जाएगा तो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट यही है, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, उनको हम लोगों को याद करना पड़ता है। ठीक है, जो बहुत ही समस्या होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको सीक्वेंस में याद करते हैं, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आज का वीडियो में, अगर इसको सीक्वेंस के रूप में आप लोग बनाते हैं, नोट करते हैं, तो ये आप सबों के लिए याद करने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद हुआ है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और एक बात कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी मैंने शुरू किया है, तो उस चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो आप लोग इंटरेस्टेड है तो वहां पर भी जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।